क्योंकि एक हैबिट चेंज करने के लिए ना माइंड जो है वो तकरीबन 21 से 30 दिन लेता है। दिस इज़ द रीज़न कि अल्लाह ताला ने आपको रमज़ान के महीने में 30 रोज़े दिए ताकि आपका सारे जो साल की जो डिसरेगुलेशंस हैं आप दोबारा से सेट होके दोबारा उसी ट्रैक पे आ जाए। तो आप क्या गाइड करेंगे कि ये जो एडिक्शन सोशल मीडिया की एज अ होल, कंटेंट अच्छा बुरे की मैं बात नहीं कर रहा, अच्छे कंटेंट की एडिक्शन भी तो एडिक्शन ही है ना यार, यू आर एडिक्टेड टू स्क्रीन, तो स्क्रीन एडिक्शन इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप पहले ये भी गाइड कीजिए स्क्रीन एडिक्शन का क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो भी गाइड कीजिए, और फिर इस एडिक्शन से कैसे जान छुड़ाएं वो भी ज़रूर बताएं। देखिए मैं आपको कहता हूँ आप एक इनडिसेंट कंटेंट क्रिएट करें, आप करेंगे? बिकॉज़ यू आर रियली एजुकेटेड, ठीक है? आप एक एजुकेटेड हैं। आपको कोई कितने भी पैसे दे आप ऐसा कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे बिकॉज़ आपका एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और मैं आपको बताऊँ बिलीफ सिस्टम तब स्ट्रॉन्ग होता है जब आप पढ़े लिखे होते हैं। अब आपने एक चीज़ ज़रा एक डिफरेंस क्रिएट करना है कि एजुकेटेड में और क्वालिफाइड में फ़र्क है। हमारे मुआशरे में क्वालिफाइड बंदे को ही एजुकेटेड कहते हैं। यानी एक बंदे ने बीएस कंप्यूटर साइंस कर लिया, ज़रूरी नहीं कि वो एजुकेटेड भी हो। ही कैन बी अ क्वालिफाइड बट अनएजुकेटेड। कुछ लोग जो कि दुनिया के एतबार से देखें तो उनको इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ साइंटिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनका इंटेलिजेंट क्वोशंट भी बहुत ऊपर होता है, लेकिन देखने में ये आया कि मे बी बिकॉज ऑफ एम्पीरिसिज्म के फाइव सेंसेस में एक चीज़ नहीं आ रही तो नहीं आ रही भाई, मैंने नहीं माननी, तो उसके नतीजे में वो दे स्टार्ट डिसबिलीविंग इन गॉड ऑल्दो दे आर इंटेलिजेंट। तो ये उनका प्री फ्रंटल तो बहुत एक्टिव होता है, लेकिन ये डिफ्रेंसिएशन मैं जानना चाहता हूँ ये कैसे होती है मानने में। आप मुझे बताएं कि क्वालिटेटिवली आप मुझे बताएं, हमारी कौम कंफ्यूज नहीं है? छोटा छोटा डॉक्टर साहब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बंदे को उल्टा होना पड़ता है कि इसको समझ आ जाए। कॉमन सेंस, देखिए कॉमन सेंस इज वन ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटी। रहमान रहीम, नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका होस्ट डॉक्टर उमर फ़ारूक सईद रैशनल रिफ्लेक्शंस के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस्लाम और न्यूरोसाइंस, इस्लाम और साइकोलॉजी, दीज आर टू टॉपिक्स जो इंटर रिलेटेड भी हैं, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। जो चीज़ें भी हम ज़िंदगी में करते हैं, ज़ाहिर बात है कि बतौर मुसलमान उन तमाम चीज़ों के अमल पैरा होने में हमारे लिए एक इस्लामिक रिलीजियस इंस्पिरेशन होना लाजमी है। मतलब हम बहुत से अमाल ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर कर रहे होते हैं जो पता नहीं होता क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम अगर अपने दीन मज़हब की हक्कानियत के ऊपर ईमान रखते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग, उनकी साइकोलॉजी को भी समझें। इसी फील्ड को न्यूरोसाइंस एंड प्लस आगे चलकर न्यूरोथियोलॉजी के अंदर भी चेंज किया गया। इस ज़िमन में हमने आज अपने साथ दावत दी एक ऐसे एक्सपर्ट को जो हमें इन चीज़ों के बारे में डिटेल से गाइड भी करेंगे, और हम इनसे एक एक मसले की जड़ पूछकर उसका सलूशन पूछने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रफ़ीक डार साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच, हमारा आई एम जो रियली आज का ऑनर्ड। टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो इश्यूज़ जो हमारे यहाँ मुआशरे में मौजूद हैं, मैं आपसे बारी बारी उन सबको डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुआशरा बिगाड़ की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और इस बिगाड़ की वजूहात को समझने की ज़रूरत है ताकि हम सोल्यूशन की तरफ भी जाएं। मैं शुरुआत करता हूँ कुछ ऐसे मिसाइल से जो कि सबसे ज़्यादा वेल डिस्कस्ड, ओवर डिस्कस्ड हैं बल्कि, लेकिन बात सब करते हैं, सोल्यूशन कोई ख़ास नहीं दे पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल इनडिसेंसी, माशरे में जो इनडिसेंसी है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर माइंड, यू आर एन माइंड इंजीनियर एज़ वेल, सो आई वुड लाइक टू आस्क कि ऐसी कौन-सी चीज़ है माइंड की जो आपको इनडिसेंसी करने के ऊपर मजबूर करती है? और फिर इवेंचुअली इसका सॉल्यूशन क्या है? साइकोलॉजिकली और न्यूरोसाइंस के एतबार से भी आप हमें गाइड करें कि ये कौन-सी चीज़ है जो इसको ट्रिगर करती है, कौन से मुहर्रिकात होते हैं? और फिर इस्लाम ने हमें इससे रोकने के जो पैरामीटर्स बताए हैं उसके बारे में भी थोड़ा-सा ज़रूर गाइड कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब आपने बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात जो है वो शुरू की है जो कि ई डिसेंसी जो आप जिसे कह रहे हैं, तो वो आप पिछले कुछ सालों से देखें तो वो बढ़ती जा रही है और उसमें डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें वीलॉग्स हैं, जिसमें रील्स हैं, फैमिली व्लॉगिंग वगैरह। फैमिली जी, जी। वीलॉगिंग है। तो इसको मेरा ख़्याल है आपने बड़ा एक महज़्ज़ब सा लफ़्ज़ दिया लेकिन ये थोड़ा-सा ज़्यादा वर्स है बेसिकली। दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो इसको आप कोई डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन तक भी आप कह सकते हैं ओह अगर यस, आप यस, 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 यस। कि एक बड़ा एक सॉफ्ट सा तरीका है लोगों को ख़राब करने का। बिल्कुल, और ज़ाहिर है आप अपने आप को तो ख़राब कर रहे हैं, बिल्कुल। बल्कि आप ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाल सकते हैं
कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम और गुनाह है। बिल्कुल। देखिए, पहले ये होता था कि अगर आप कोई गुनाह करते हैं ना, तो हो सकता है कि 2-4 लोग उस गुनाह को देख रहे होते थे और वो फ़ॉलो कर लेते थे। उनमें भी वो गुनाह ट्रांसफ़र हो जाता था, वो आदतें ट्रांसफ़र हो जाती थी। बिल्कुल। अब आप एक वीलॉग करते हैं जिसको एट अ टाइम मिलियन ऑफ लोग देखते हैं। अगर वो मिलियन ऑफ लोग देख रहे हैं तो वो उसको पसंद करते हैं तो देख रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। अब देखिए, जब आप पसंद करते हैं, किसी चीज़ को पसंद करते हैं, और स्पेशली जितनी भी क्रंची चीज़ें होती हैं, जो क्रंच चीज़ है, जिसमें मैनिपुलेशन है, जिसमें कोई फ्रैडुलेंट चीज़ है, वो दिमाग को ज़्यादा अच्छी लगती है बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो प्लेयर क्रिएट करती है। अच्छा। उससे ना एक प्लेयर क्रिएट होता है। फ़र्ज़ करें आपने कोई छोटी सी रील देखी, जी, जी। आपने न्यूडिटी देखी, जी, जी। ठीक है? आपने कोई किसी खातून को एक एक बापर्दा कह लें आप, बेपर्दा, बेपर्दा बेपर्दा, बेपर्दा आपने बेपर्दा। उसको देखा, उससे आपके इमोशंस ट्रिगर हुए, आपका डोपामाइन रिलीज़ हुआ, आपको प्लेयर मिला, और वो चीज़ आप दोबारा देखने की फिर कोशिश करते हैं, एग्ज़ैक्टली। और इट्स अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। देखें, हर वो चीज़ जो आपका डोपामाइन ट्रिगर कर सकती है ना, वो एडिक्शन के ज़ुमरे में आती है। ठीक है। क्योंकि जो नशा होता है ना, नशे का भी ब्रेन पाथवे वही है, हुँ। किसी और एडिक्शन का भी ब्रेन पाथवे वही है। हर वो काम, हर वो एक्टिविटी, या हर वो खाना, हर वो दवाई जो ब्रेन के उस एरिया को एक्टिव करती है ना, जिससे डोपामिन रिलीज होता है, उसका वही इफेक्ट होता है। ठीक है। जिस तरह नशे की एक कॉमन चीज़ है हुँ। कि जो नशे में लग जाता है वो उस चीज़ को बार बार करता है। आप अगर इस तरह की वीलॉगिंग देखेंगे ना, तो आप बार बार करेंगे। अच्छा। तो वो एक इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन। इसलिए आप किसी भी, जो बंदा एक रील्स देखता है, आप उसे देखें, वो देखता ही रहता है। अब वो इतनी रील्स देखता है कि वो उसका सोने का टाइम भी गुजर जाता है। एग्ज़ैक्टली। अब उससे होता क्या है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, वो कंप्रोमाइज हो रही। डिपेंड करता है कि वो किस एज की किस स्टेज में है। हुँ। अगर फर्ज करें वो बच्चा है, अब जब बच्चा इस तरह की चीजें देख रहा है ना, तो एक दफा जब वो देखता है ना, तो उसके ब्रेन के ऊपर एक लाइन बन जाती है उस चीज की, हुँ। जिसको टेक्निकली न्यूरो साइंस में वायरिंग ऑफ द ब्रेन कहते हैं। हुँ। अब जब वो आप दूसरी दफा बच्चा देखता है, तो 2 वायर्स बन जाती हैं। वो पाथवे उसका ना उस बैड हैबिट के लिए पक्का होता जाता है। एक न्यूरल सिनैप्स बन गया ना उसका। वो उसका पूरा एक ट्रैक बन गया। अब उसके बगैर जब वो दोबारा नहीं देखेगा, उसके बगैर वो जी नहीं सकता। वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि मैंने जो उससे पहले एडिक्शन की बात की, जी, जी, जी। एडिक्शन की एक खास खूबी ये है, खूबी कह लें या उसका एक ट्रेट कह लें, कि उसमें वो डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। यानी अगर हुँ। आपके पास वो चीज़ नहीं है ना, तो आपका जीना महाल है। सही। और आपको वो चीज़ नहीं मिलती, तो आपको फिजिकल इफेक्ट भी आते हैं, बॉडीली इफेक्ट हैं, या साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आते हैं, स्पिरिचुअल इफेक्ट भी आते हैं। तो आपकी जो लाइफ है ना, वो बायोलॉजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली कंप्रोमाइज होती। अच्छा, इसमें आपने जो ज़िक्र किया कि हम जो कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं ना, उसमें आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डोपामाइन का होता है। जी, अब जो क्रिएट कर रहा है ये कंटेंट, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो क्रिएट कर रहा है इस किस्म का कंटेंट, क्या उसके लिए भी डोपामाइन रश ही इसका कॉज़ है, या उसके लिए कॉज़ कुछ और है? उसके लिए भी बेसिक जो रश है वो डोपामीन है, ठीक है। लेकिन उसको क्रिएट करवाने का फैक्टर और है। अच्छा। फर्ज करिए उसे लगता है कि ना, ये देखिए उसने एक कंटेंट क्रिएट किया, एक व्यू आया, उसको अच्छा लगा, जी, जी। ठीक है, दूसरा व्यू आया, अच्छा। अगर एक कंटेंट के ऊपर उसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, जिससे उसको रिवार्ड मनी की शक्ल में मिल रहा है, हुँ। पैसे की शक्ल में मिल रहा है, वो नेक्स्ट वीलॉग थोड़ा सा और उससे ज्यादा बुरा बनाएगा, जी, 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 जी। ताकि उसको पता चल रहा है कि इस पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना। जिससे फर्ज करें एक लड़की का एक वीलॉगिंग चैनल है। अब लड़की ये कर रही है कि एक दिन उसने इतना ड्रेस पहना है कि उसके बाजू इतने, हुँ। अगली दफा वो बाजू कम होते जाएंगे, कम होते जाएँगे। ठीक है। तो इसी तरह वो उसके अंदर भी एक डोपामिन रश है, हुँ। क्योंकि उसको एक रिवॉर्ड मिल रहा है कि यार इस पे तो व्यूज और ज्यादा आ रहे हैं। फिर उसके अंदर सिविरिटी आती जाएगी। हुँ। इवन उसको कहीं पे डिस्करेज भी किया जा रहा है, कोई बैड कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो उसको भी कॉम्प्रोमाइज, उसको भी इग्नोर कर रहा है। वो हुँ। उसकी बेइज्जती भी कहीं हो रही है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसे वीलॉग भी बन रहे हैं जो अच्छे लोग हैं, जी, जी। जो उस वीलॉग को क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो उसके बावजूद भी वो रुक नहीं रहे
क्योंकि उनके पास और कोई कंटेंट अच्छा है ही नहीं क्रिएट करने के और लिए। गुड एडवाइस एक्सेप्ट करने की थोड़ी सी वो सलाहियत भी कम होती जा रही है कि आप उसको कंसीडर ही नहीं करते कि अगर आपको कोई एडवाइस करे यू जस्ट टेंड टू इग्नोर इट। मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज पीपल आर देयर। मैंने देखा है बहुत से लोग इसके ऊपर इस इंडिसेंसी को कंडेम्ड भी कर रहे होते हैं। दे आर कंडेमिंग इट, पीपल नो दिस इज समथिंग बैड। और मुझे लगता है कि जो ये क्रिएट कर रहा है कंटेंट उसको भी एट द बैक एंड ऑफ द माइंड उसको भी पता है कि थोड़ा सा इंडिसेंट है, दिस इज रॉन्ग, बट दे आर डूइंग इट फॉर सम रीजन दैट यू हैव टोल्ड कि डोपामिन रश भी है। एंड देन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इस किस्म का कंटेंट होता है कंज्यूम करने का आपने बता दिया, क्रिएट करने का भी बता दिया। नाउ वी कम अप टू ए सोल्यूशन, वी हैव टू डिस्कस द सोल्यूशन एज वेल। दोनों के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? जो ये कंज्यूम कर रहा है इस किस्म का कंटेंट, हाउ शुड दे एक्ट बेटर इन अ बेटर वे कि वो इसको अवॉइड करना शुरू करें, इससे अपनी जान छुड़ा लें? और फिर जो क्रिएट कर रहा है, हाउ वुड यू सजेस्ट फॉर अ सोल्यूशन फॉर दैट? देखिए, इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन जो एक मदर सॉल्यूशन है ना डॉक्टर साहब, वो ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, इतने कॉलेजेस हैं, एजुकेशन तो हो रही है। जी जी भाई देखिए, मैं आपको कहता हूँ आप एक इनडिसेंट कंटेंट क्रिएट करें, आप करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज यू आर रियली एजुकेटेड। एग्जैक्टली। ठीक है, आप एक एजुकेटेड हैं। आपको कोई कितने भी पैसे दे, आप ऐसा कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे बिकॉज आपका एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, बिलीफ सिस्टम तब स्ट्रांग होता है जब आप पढ़े लिखे होते हैं। हम्म अब आपने एक चीज़ ज़रा एक डिफरेंस क्रिएट करना है कि एजुकेटेड में और क्वालिफाइड में फ़र्क है। हम्म हमारे मुआशरे में क्वालिफाइड बंदे को ही एजुकेटेड कहते हैं। सही। यानी एक बंदे ने बीएस कंप्यूटर साइंस कर लिया, ज़रूरी नहीं कि वो एजुकेटेड भी हो। ही कैन बी अ क्वालिफाइड बट अनएजुकेटेड। एजुकेशन, देखिए एजुकेशन, आप इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि कुरान और हदीस के अंदर एजुकेशन हासिल करना कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। अब एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने आईटी के कोर्स कर लिए, आपने केमिस्ट्री सीख ली, फिजिक्स सीख ली। ये एक स्किल है दैट्स ट्रू। कहीं ना कहीं, ठीक है, वो आपका एक रोजी कमाने का तरीका है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी के कितना जानते हैं। क्या आप ये साइकोलॉजी जानते हैं कि मेरा इस तरह का काम करने से कितने लोग नाराज़ होंगे, कितने ख़राब होंगे, किसकी लाइफ पे कितना बुरा असर पड़ेगा? ये जानना, इसको एजुकेशन कहते हैं। और इस्लाम में इसी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया बिल्कुल गया। बिल्कुल, इसको हम तरबियत भी कह सकते हैं। जी, तरबियत आप कह तरबियत, सकते हैं, बिल्कुल। एजुकेशन। जी जी। अच्छा, ये एक फैक्टर आपने जहाँ इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन और ये तरबियत, मदर फैक्टर डॉक्टर साहब मैंने तरबियत हो, बताया। हाँ, तरबियत हो। बाकी छोटे मोटे फैक्टर आप कोई और ऐड कर लें कि इसको आप कैसे रोक सकते हैं। आप एक कानून पास कर दें, कानून ऐसा पास करेंगे, लोग, आपको पता है कि वो जुगाड़ लगा के फिर वो कहीं ना कहीं से फिर आ जब जाएंगे। तक आप उसका इलाज नहीं करते जब सही तरह से। तक आपके अंदर मॉरल वैल्यूज ही एजुकेशन। एग्जैक्टली। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा कि यार मैंने ये बुरा काम है तो मैंने नहीं करना। आप अकेले भी बैठे होंगे ना, जी, जी। देखिए एजुकेटेड बंदे की एक निशानी ये होती है कि उसको कोई ना भी देख रहा हो ना, वो वही करे जो सही है। एग्जैक्टली। वो एजुकेटेड बंदा। जब तक आपके अंदर वो चीज़ डेवलप नहीं ना होगी इस नेशन में, तो ये अदर कोई हाल नहीं। अच्छा, आप इसमें एक समझते हैं कि ऐसा फैक्टर, एक वैलिडेशन का भी एक फैक्टर होता है ना, कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, मे बी आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको वैलिडेशन मिल रही है, यू नो, इफ़ देयर इज़ अ वुमन, उसको लोग कह रहे हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड सच स्टफ। एक कोई मर्द है, वो अच्छा कंटेंट बना रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उनको आदत पड़ जाती है। सो साइकोलॉजिकली प्लीज गाइड अस कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ वैलिडेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ फेस। देखें, पहले अगेन आप एजुकेशन की तरफ भी जाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं अगर रियली एजुकेटेड हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, आई बिलीव ऑन द एथिक्स, मुझे अगर किसी बुरे कंटेंट क्रिएट करने पे वैलिडेशन मिल रही है ना, मैं उसको थूक दूंगा, यार नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल। मेन चीज़ वही है। वैलिडेशन एक आम छोटा सा बंदा लेता है। देखिए, एजुकेशन आपको लीडर बनाती, और ये मेरी बात याद रखिएगा, लीडर कभी वैलिडेशन पे नहीं जाता। लीडर वो काम करता जो राइट हो। कौम उसको जो मर्जी कह रही हो कि भाई आपने ऐसे करना है, ऐसे, वो ऐसे नहीं करेगा। लीडर वही करेगा जो कौम के लिए सही है। वो वैलिडेशन या अटेंशन सीकिंग की तरफ जाता ही नहीं। आजकल के तो पॉपुलिस्ट लीडर हैं सबके सब, पॉपुलैरिटी जहाँ से मिलेगी करते तो एग्जैक्टली, आप उसको लीडर तो नहीं कह सकते, आप उसको पॉलिटिशियन कह सकते हैं। पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन। आप उसको लीडर नहीं कह सकते। लीडर्स वो होता है जो वही करता है जो एक नेशन के फायदे में होता है, चाहे उसको वैलिडेशन मिले या ना मिले, वो राइट करता है। अच्छा, हमने कंटेंट की तो बात कर ली, लेकिन इसकी जो जड़ है, वो जड़ सोशल मीडिया है।
सोशल मीडिया क्या है आपके फ़ोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर है। नाउ हम देख रहे हैं कि अब हमारी जो जनरेशन है मिलेनियल्स, आई थिंक वी आर द लास्ट पीपल जिनको मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल करने का पता है। उसके बाद आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जेन ज़ी है, इसी तरह से जेन अल्फ़ा बीटा की तो अल्लाह जो है हिफाजत ही करे बस। नाउ उन लोगों के लिए जो ये बच्चे हैं आने वाली जनरेशन में, आपको भी पता है, आप यू कैन गाइड अस बेस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि इतने एडिक्टेड हो चुके हैं इन गैजेट्स एंड डिवाइसेस के साथ, उनकी ज़िंदगी इसी के अंदर रह गई है। देयर इज़ नथिंग आउटसाइड फॉर देम। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इससे भाई कोई बाहर क्या निकले, लर्न अबाउट लाइफ। लाइफ के बारे में हम कहते थे कि हाउ टू डिफाइन लाइफ, लाइफ एज वी नो इट, बट दीज पीपल अनफॉर्चुनेटली दिस जनरेशन डजंट नो कि लाइफ है क्या है। तो आप क्या गाइड करेंगे कि ये जो एडिक्शन सोशल मीडिया की एज अ होल, कंटेंट अच्छा बुरे की मैं बात नहीं कर रहा, अच्छे कंटेंट की एडिक्शन भी तो एडिक्शन ही है ना यार। यू आर एडिक्टेड टू स्क्रीन, तो स्क्रीन एडिक्शन इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप पहले ये भी गाइड कीजिए स्क्रीन एडिक्शन का क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो भी गाइड कीजिए, और फिर इस एडिक्शन से कैसे जान छुड़ाएं वो भी ज़रूर बताएं। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आपने ये अल्फ़ा जनरेशन की बात की, जिनकी अभी एज जो है वो टीन एज को पहुंच रहे हैं या उससे कम 14-15 है, साल के जी। 14-15 साल की एज में, 14 साल से कम है, तो मैं आपको एज का ये स्लॉट बताता चलूँ कि एज का जो स्लॉट है ना, 7 साल, 5, 6, 7 साल से लेके जी जी 10-12 साल तक, इस स्लॉट को स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए। अच्छा। आपको कहीं हदीस में भी शायद मिल जाएगा कि ये जो उम्र का ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको आपने स्ट्रिक्टली लेना है, क्योंकि इस टाइम बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है तो बच्चे का क्रिटिकल माइंड डेवलप ज़रूर हो रहा होता है ठीक इस है। एज में, लेकिन वो खुद एनालाइज नहीं कर सकता कि उसका नुकसान क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। दिस इज़ द रीज़न कि ये वही एज होती है, जो नशई होते हैं वो इसी एज में नशई बनते हैं। कोई बंदा आप देख लीजिएगा, स्टडी करके देख लीजिएगा, किसी बंदे ने 40 साल की उम्र में नशा नहीं शुरू किया होगा, एग्जैक्टली। क्योंकि ये वाली जो एज होती है ना, बड़ी क्रिटिकल एज होती है। इस एज में ना एडवाइस चलती है, इस एज में सिर्फ स्ट्रिक्टनेस चलती है। अगर आप स्ट्रिक्ट कर लेंगे, जो आप समझते हैं आपने कंट्रोल, देखें, अगर आप पेरेंट्स एज ए पेरेंट आप स्क्रीन एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं तो आप बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? करेक्ट। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं इस लेवल पे, उनको ये सोचना है कि आप इस नस्ल को आप कहीं तबाह तो नहीं करने जा जी रहे। जी हाँ, जो आपने स्क्रीन एडिक्शन की बात की, मोबाइल कितना यूज़ करना चाहिए, मोबाइल यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक हद तक यूज़ करना चाहिए। उसकी मेडिकली कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं ठीक है। कि फ़र्ज़ करें 2 साल का बच्चा, उसको आपने मोबाइल देना ही नहीं है। सही है। देयर इज़ नो नीड टू, क्योंकि मोबाइल जब आप देते हैं ना, तो उसकी सिर्फ एक सेंस बढ़ती है। कौन सी? विजुअल सेंस। ठीक है। क्योंकि ब्रेन की खूबी होती है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रेन जिस एरिया में ज़्यादा फोकस करता है वो एरिया ज़्यादा ग्रो करता है। ओके। जब बच्चे को आप मोबाइल देते हैं, वो वीडियो कंटेंट देखता है, चाहे कार्टून देख रहा है, कुछ भी, वो वीडियो देख रहा है, उसकी आई का जो विजन का सेंस है वो तेज़ हो रहा है। ठीक है। बाकी सेंसेस के ऊपर फोकस भी नहीं जाता, जिस तरह फीलिंग की सेंस है, हियरिंग की सेंस है। इसलिए अगर आप 3-4 साल का भी बच्चा होगा ना, जो ये मोबाइल देखता है, उसको आप बुलाएंगे वो सुनता ही नहीं, जी जी जी। क्योंकि उसकी ये सेंस इतनी डेवलप ही नहीं हुई। राइट। ब्रेन का वो एरिया जो सुनता है वो डेवलप ही नहीं हुआ, वो सिर्फ वीडियो पे फोकस्ड है। आप उसको बुलाते रहेंगे, नहीं आएगा। तो इसका मतलब 2 साल से नीचे आपने मोबाइल देना ही नहीं। 2 साल से ऊपर को आधा घंटा आप 24 घंटे में दे सकते हैं, सही। क्योंकि आपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से भी अवेयर करना है, आगे जाना है। उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर भी आपने इन करना है। जैसे बच्चा जो है वो 5-6 साल जाता है तो आप 1-आध घंटा 24 घंटे में दे सकते हैं। एग्जैक्टली। 8-9 साल के बाद आप 2 घंटे उसको दे सकते हैं। ठीक है। टीन एज में 3-4 घंटे की गुंजाइश है, ठीक है, और मैक्सिमम जो गुंजाइश है वो 5-6 घंटे की आप अडल्ट भी हैं। तो ये एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है कि आप इतना टाइम दें ताकि वो आईटी से अवेयर हो सकें, उनकी लर्निंग भी उससे होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक फैक्टर है कि ये तो आपने बताया ना कि आइडियल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। अब मसला ये है कि जब आइडियल सिचुएशन नहीं है, अब प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। मतलब एक वायरिंग, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, वो हो चुकी है बच्चे की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये गाइड कीजिए क्या क्या रीवायरिंग पॉसिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो कैसे, ऐसे बच्चे की जो कि हाईली एडिक्टेड है, और टीनेजर भी चलें, बच्चा ना करें, टीनेजर भी कर लें, तो उसके लिए ज़रूर हमें गाइड करें। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रेन की एक खूबी है कि वो किसी भी उम्र में किसी भी टाइम पे रीप्रोग्राम हो सकता है, अच्छा। रीवायरिंग हो सकती ठीक है। है।
और सबसे ज़्यादा जो वायरिंग कैपेसिटी होती है ना ब्रेन की, जी जी वो टीन एज तक होती है, ज़्यादा कैपेसिटी। जैसे आपने देखा होगा कि छोटी उम्र में कुरान पाक अगर आप हिफ्ज़ करना चाहते हैं तो जल्दी हो जाता है, एग्जैक्टली क्योंकि वायरिंग जल्दी हो रही होती है, क्योंकि आपका ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। एग्जैक्टली आपकी जो भी देखें, जितनी भी मेमोरीज होती हैं, हैबिट्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और बच्चों में होता ही सबकॉन्शियस माइंड है। इसलिए जो चीज़ आप फेंकते हैं ना, उसकी मेमोरी में चला जाता है ठक ठक करके। जी जी हाँ, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें क्रिटिकल माइंड भी आ जाता है, तो क्रिटिकल माइंड के साथ जिसे लॉजिकल माइंड कहते हैं, तो उसके साथ उसका सबकॉन्शियस माइंड वीक हो जाता है। अच्छा अब वायरिंग जो है वो बिहेवियर्स की, वो सबकॉन्शियस माइंड में। तो अब आपने बड़ों को अगर आपने रीवायरिंग करनी है, एक तो मुश्किल होगी थोड़ी सी, लेकिन स्टिल भी पॉसिबल है, लेकिन उसका तरीका डिफरेंट है। अच्छा, क्या मैकेनिज्म है, ये जरूर ग्रेट की। इसमें ये होता है कि अगर आप किसी की रीवायरिंग करना चाहते हैं ना, तो उसको आप हिप्नोटिक स्टेट में लेके आए। ओके यानी कि हिप्नोटिक स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप किसी को सबकॉन्शियस माइंड में ले आते हैं, ओके और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी स्टेट होती है जो हाइपर सजेस्टेड होती है। ठीक है यानी कि अगर आपने किसी से कोई बात जल्दी मनवानी है, जी जी तो उसको आप क्रिटिकल माइंड में बात करेंगे ना, तो वो बात को पीछे फेंक देगा कि क्यों, मैं क्यों करूं, क्योंकि क्रिटिकल माइंड क्यों पे बिलीव करता है, वाई, क्यों, हाउ। लेकिन अगर आप उसका सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर कर देंगे ना, तो फिर आप जो बातें करेंगे वो मानने लग जाएगा, और उसकी फिर वायरिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। अब जो हिप्नोटिक स्टेट या सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, ये कई अप्रोचेस से कर सकते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। आप किसी को भी इमोशनल वे में जाके समझाते हैं ना, तो इमोशन जो है वो क्रिटिकल माइंड को डिसेबल कर देते हैं, और इमोशनल बात फिर डायरेक्ट जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो आप इमोशनल वे में जब बात करेंगे किसी को समझाते हुए, तो हो सकता है उसकी वायरिंग जल्दी हो जाए, वो बात आपकी मान भी जाए। अच्छा, आपने सबकॉन्शियस की बात की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो कॉन्शियस माइंड है, लाइक आपका एक आम जुबान में कह लें एक ज़मीर है आपका, जो कि किसी अच्छे काम करने के लिए आपको एक ट्रिगर भी करता है, आपको हेल्प आउट भी करता है, और बुरे काम से रोकता भी है, जो जो आपका मेन एक्टिव कॉन्शियस है। आप देखिए कि वो वही काम जो कि इस्लाम हमें कहता है कि हमने अच्छाई करनी है, बुराई से रोकना, उसकी रीजनिंग बताता है। तो ये जो रीजनिंग एबिलिटी है कॉन्शियस माइंड की, ये किस तरह से बेहतर की जा सकती है, इस बारे में भी बताएं हमें, ताकि जो बच्चे और जो बड़े भी इसके अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं ना कॉन्शियसनेस में, वो इसको हल कर सकें किसी तरह से। डॉक्टर साहब, वेरी गुड क्वेश्चन कि आपने जो ये क्वेश्चन किया है कि जो क्रिटिकल माइंड है, जी जी इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को बाकी तमाम जानवरों से एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। एग्जैक्टली वो आपके ब्रेन में सिर्फ एक एरिया है जो एनिमल से आपको डिफरेंशिएट करता। अगर इंसान के अंदर वो ब्रेन एरिया, हर इंसान के अंदर ही होता है, वो ठीक है ब्रेन एरिया होता है, अब वो कितना डेवलप है, कितना एक्टिव, वो उनको इंसान बनाता है। ठीक है अगर वो एक्टिव नहीं है ना डॉक्टर साहब, तो इंसान जानवर ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो सिर्फ एक ब्रेन एरिया जो आपको क्रिटिकल माइंड देता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। वो ब्रेन का वो एरिया जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग देता है, लॉजिक देता है, ओके प्लानिंग करना सिखाता है, और ओवरऑल ये सारी खूबियों को मैं एक लफ्ज़ देना चाहूँ ना, उसको हम कॉग्निशन कहते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। ठीक है यानी कि इंसान के अंदर अगर कॉग्निटिव स्किल्स नहीं है ना, तो इंसान नहीं। सही है अब कॉग्निटिव स्किल्स क्या हैं? परसीव करना, अगला बंदा कैसा है, जैसे छठी है इंट्यूशन, इंट्यूशन यस ये बंदा कैसा है, उसको जज कर लेना, ये कहीं चोर तो नहीं है, गट फीलिंग ले लेना। फिर किसी चीज़ को प्लान, उन्हीं पे हम प्लान करते हैं। ठीक है फिर प्लान करना, प्लानिंग कैसे, क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद जो एक प्रोडक्ट आता है ना, उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि सारी इंसान की अच्छी, इनको एग्जेक्टिव फंक्शनिंग भी कहते हैं इंसान की, जिससे इंसान बनता है, ये सारी जो एग्जेक्टिव फंक्शनिंग का एक प्रोडक्ट होता है ना, वो डिसीजन मेकिंग होता है। तो अगर आपका डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया पावरफुल है ना, आपका ईमान मजबूत होगा। आप सारी चीज़ों को एवेलुएट कर लोगे। यार, मुझे इस वी लॉगिंग से इतना पैसा आ रहा है, लेकिन कौम इतनी ख़राब हो रही है, दफ़ा करो, मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल सही। आपने बड़ा, देखिए, डिसीजन आपका कितना, यानी कि फ्रूटफुल डिसीजन है कि आपने लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखा, एग्जैक्टली आपने शॉर्ट टर्म चीज़ों को नहीं देखा। बिल्कुल
तो वो इंसान वही इंसान होगा जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी। मैं सिर्फ एक ही खूबी देता हूं इंसान को कि अगर उसमें ये खूबी है ना, क्योंकि वो खूबी बनती कैसे है, बाकी इंसान की सारी क्वालिटीज होंगी तो अच्छा डिसीजन करेगा ना। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो डिसीजन, प्लानिंग ही अच्छी नहीं तो डिसीजन कैसे होगा। तो अब आपका क्वेश्चन अगला ये है कि इस ब्रेन एरिया को आप एक्टिव कैसे करें। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस ब्रेन एरिया को एक्टिव करने के लिए मैं 4 अप्रोचेस हमेशा अपने फ्रेंड्स को भी कहता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ। 4 अप्रोचेस हैं, ठीक है। बड़ी मैं 4 अप्रोचेस बता देता हूँ। आपकी इजाज़त से हर अप्रोच में आप पूछ लीजिएगा कि इसको कैसे बेहतर ठीक करें। है, ठीक है। 4 अप्रोचेस: बायोलॉजिकल अप्रोच, सोशल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड स्पिरिचुअल अप्रोच। राइट। पहला नंबर बायोलॉजिकल अप्रोच। बायोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है कि आप बॉडी से रिलेटेड क्या ऐसा करें कि आपका ये ब्रेन बेहतर हो, बॉडी से रिलेटेड। अब सबसे पहले बॉडी में जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स की बात होती है। क्या आप उस फैमिली से हैं जिस फैमिली में लोगों का ये जो क्रिटिकल माइंड है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो यूजुअली आपका भी बेहतर होगा, सही है। क्योंकि आप उसके जीन्स लेके आ रहे हैं। राइट, अब आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर आप पैदा ही हो चुके हैं तो आप क्या करें। एग्जैक्टली। अब फर्ज करें अगर आप इंटेलिजेंट लोगों में पैदा हुए, सही, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बेहतर हैं, लेकिन आपको अगर वो एनवायरनमेंट नहीं ना मिलेगा तो आपकी वो कॉग्निटिव एबिलिटीज वीक भी हो सकती, सही है। क्योंकि आप रीवायरिंग, आप कुछ कर ही नहीं रहे। आपने ये सुना होगा कि जिस तरह की आपकी जीन्स होते हैं ना, आप वैसे ही होते हैं। लेकिन एक नया साइंस का कॉन्सेप्ट आया जिसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, कि आपके पास अगर इंटेलिजेंस के जीन्स हैं भी, लेकिन आप कोई इस दुनिया में आने के बाद कुछ एक्वायर नहीं करते तो आप इंटेलिजेंट नहीं है। सही है। यानी कि सारा कुछ आपको जीन्स नहीं देते भाई, इसका मतलब आपने इस दुनिया में करना है। अब आप फिर दुनिया में कैसे करेंगे? आपको ब्रेन का वो एरिया एक्टिव करने के लिए आप कुछ न्यूट्रिशन ऐसी खा सकते हैं जिसकी वजह से आपका वो ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। अच्छा जी। अब फर्ज करें मैंने जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, हमारे 90% लोगों का जो फूड है ना, वो उसको एक्टिव करने के लिए है ही नहीं, जो हम डेली रूटीन में खाते हैं। सही है। हम तो डेली टेस्ट बड्स ही एक्टिव करता है। जी। अब मैं आपको जी, बताऊं, जी। जब देखें टेस्ट बड एक्टिव होगा, आपको चस्का मिलेगा, आपको नशा आएगा उस फूड से। जी, 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 लेकिन हमारी रूटीन में खाना क्या है? नान है, जी। रोटी है मैदे की, शुगर्स हैं, जी। मिठाइयाँ हैं, पेस्ट्रियाँ हैं, जलेबियाँ हैं। अब ये सारी जो मिठाइयाँ हैं ना, इसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं उसको एक्टिव करने का। अच्छा। उसको तबाह करने का ताल्लुक है। जितनी भी आप ये चीज़ें खा रहे हैं ना, ये हाई शुगर कंटेंट है। ओके। तो ये आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जब जाएंगी ना, हाई शुगर इन्फ्लेमेशन काज करेंगी, राइट। न्यूरो इन्फ्लेमेशन, जिससे आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होने की बजाय ओवरलोड होगा। आपका जो एक नॉर्मल एक बेसलाइन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थी वो नेगेटिव में चली जाएगी। कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन होगी। आप देखें कि हमारी आप मुझे बताएं कि क्वालिटेटिवली आप मुझे बताएं, हमारी कौम कंफ्यूज नहीं है। एब्सोल्युटली। इससे ज्यादा तो छोटा confuse है कोई छोटा नहीं। डॉक्टर साहब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बंदे को उल्टा होना पड़ता है कि इसको समझ आ जाए। सही बात है। कॉमन सेंस, देखिए कॉमन सेंस इज वन ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटी That's जो true. मैंने बताया। बिल्कुल। उस एरिया में जो सबसे छोटा फंक्शन है ना ब्रेन एरिया, वो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस इज कॉमन नॉलेज। हाँ, शेयर्ड नॉलेज है ना। एग्जैक्टली। आप उसको यूज नहीं कर रहे। शेयर्ड नॉलेज। आपको क्या करना होगा, बायोलॉजिकल अप्रोच में मैंने एक जेनेटिक्स बताया, एक न्यूट्रिशनल अप्रोच बताई। न्यूट्रिशनल में आपने वो बताना है अभी, विच न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट। वेरी गुड। देखें मैंने आपको बताया कि इंसान सिर्फ एक छोटे से ब्रेन एरिया एक्टिव होने की वजह से इंसान बनता है। ठीक है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। सही है। क्योंकि वो आपको एग्जैक्टिव फंक्शनिंग देता है जो एनिमल में नहीं है। एनिमल में डिसीजन मेकिंग है नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं है। फर्ज करें आप एक बंदर के सामने 1 दर्जन केले रख दें और 5 करोड़ भी रख दें तो क्या उठाएगा वो? केले उठाएगा। उसको ये पता नहीं कि 5 करोड़ के कितने केले आ सकते हैं, अगर उसको अंदाजा हो जाए तो। अब ये इंसान में एग्जैक्टली आपने ऐसी न्यूट्रिशन खानी है जो इस ब्रेन एरिया को एक्टिव करे। अब इस ब्रेन एरिया को एक्टिव करने के पीछे जो केमिकल होता है ना ज़्यादा,
वो एसिटलकोलिन होता है, एक अच्छा। न्यूरोट्रांसमीटर है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बात बताता चलूँ कि कोई इम्पॉर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो 17-18 न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उन सब में से जो परसेंटेज वॉल्यूम वाइज ये न्यूरोट्रांसमीटर है ना वो 90% है सिर्फ अकेला, ठीक है। बाकी सारे न्यूरोट्रांसमीटर 10% है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका काम भी तो काम बड़ा भी है। ज़्यादा है। इसको आपने कैसे बेहतर करना है, इसके लिए सस्ती चीज़ें भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। महंगी भी बता देता हूँ। सही है। फ़र्ज़ करें एसिटलकोलिन है ना, तो ये एक कंपाउंड होता है जिसे कोलिन कहते हैं, उससे बनता जी है। जी। आप हर वो खाना खाएं जिसमें कोलिन है, आपका एसिटलकोलिन बढ़ेगा। सबसे सस्ता सोर्स अंडे हैं। अगर आप अंडों को इस्तेमाल करते हैं, हाँ अंडे, फिर आपने साइकोलॉजी क्या है कि अंडे आपने बनाने कैसे हैं। ठीक है। अगर आपने फ्राई पैन के ऊपर इतना अंडे को तलना है कि उसकी न्यूट्रिशन कोलिन वैसे ही सड़ जाए तो फिर तो कोई फायदा नहीं। फिर तो गई। इसका मतलब कोलिन आपने बेहतर करना है, जो कि अंडों में है, चीज़ में है, बीन्स में है। सही है। ठीक है। और फिर ये है कि ये ब्रेन एरिया का फ्रेश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिन से पाक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप फजूल चीज़ें खाएंगे, शुगर ज़्यादा खाएंगे, तो आपके ब्रेन में ऑक्सीडेंट ज़्यादा बनते हैं। सही है। तो आपको एंटी ऑक्सीडेंट की ज़रूरत है, फिर ये ब्रेन का एरिया हल्का होगा। एसिटलकोलिन चाहे ज़्यादा है लेकिन वो ओवरलोडेड है, तो आपको एंटी ऑक्सीडेंट लेने हैं। विटामिन सी खाएं, विटामिन बी खाएं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाएं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एरिया ये रिलैक्स होगा और उसकी वजह से आपका जो कॉग्निटिव ब्रेन एरिया है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो एक्टिव होगा। ये मैं बायोलॉजिकल अप्रोच बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ बायोलॉजिकल अप्रोच में आती है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रूटीन में करते हैं, तो ये ब्रेन एरिया आपका एक्टिव होगा। ये मैंने आपको 3 अप्रोचेस बताई हैं। पहली अप्रोच जेनेटिक्स थी। व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये भी ज़रूर गाइड करें। आप ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट बेहतर होता है, वो वॉकिंग हो सकती है, वो जॉगिंग हो सकती है। आप समझ लें कि आपको पसीना आ रहा है, सही है। इतनी एक्टिविटी आप डेली करेंगे, आप स्वेट हो रहे हैं, तो ये बहुत है। क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बेहतर होगा तो आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो न्यूट्रलाइज होंगे। सही है। ठीक तो है। कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है। अब मैंने एक पहला पॉइंट बताया था डॉक्टर साहब कि आपकी जेनेटिक्स जेनेटिक्स जो आ गई वो तो आ गई। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ज़रा सोच लीजिए। बच्चों के फ्यूचर के लिए आपने सोचना है कि आपके बच्चों की जेनेटिक्स इंप्रूव हो, जीन पूल बदलें। फिर जीन पूल बदलना है। आपने शादियां ज़रा दूर करनी है। सही है। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे एक ये चीज़ बताएं जी जी। कि मैंने बहुत दुनिया देखी डॉक्टर साहब। मैंने यूरोप सारा देखा, मैंने यूके देखा, सिंगापुर, एशिया मैंने देखा है। एक चीज़ मैंने डॉक्टर साहब नोट की है कि जितना अच्छा मुसलमान पाकिस्तानी है ना, मैंने दुनिया में इतना परहेजगार मुसलमान नहीं देखा। मैंने यूरोप में ऐसे लोग भी अजान देते देखे हैं जो जूते समेत अजान देते हैं। सही है। लेकिन ये मुझे बड़ी खुशी होती। एक चीज़ मैं अग्री करूँगा कि आप मस्जिद में जाए ना जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए, पीछे कोई अंकल आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं बेटा ये पहुँचे ऊपर करो। इतने परहेजगारी से, ये अच्छी चीज़ है, बेटा ये टोपी ले लो, सर पे टोपी लो। लेकिन मुझे ये बताएं फिर हमारी प्रोडक्टिविटी कहाँ पे जा रही, हम बेहतर क्यों नहीं हो रहे? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं, क्योंकि हम तो इबादत ज़्यादा करते हैं। जी जी। देखिए जब आप दूर शादियां करते हैं, हम अक्सर कहते हैं ना, हम अपने आप को मुसलमान बहुत अच्छा भी कहते हैं, लेकिन हम अपने जो प्रैक्टिसेस हैं शायद वो मुसलमानों से डेविएट करती। हम शादियां अपनी सिर्फ वो छोटी कौमों में रह के करते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। मुसलमान तो बहुत लंबा कौम तो दूर रह गई, हाँ, फैमिली से बाहर नहीं फैमिली से बाहर नहीं फैमिली करते। से बाहर नहीं जाते। अब देखें डॉक्टर साहब, अगर आप आज वो डिजीजेस देखें जो जीन्स जेनेटिक्स से रिलेटेड, जिससे डायबिटीज है, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान तीसरे नंबर पे शायद आ गया, पहले पे है। पहले पे आ गया। पहले पे माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, फॉर जी। इंफॉर्मेशन। जी जी। अब जब आप फैमिलीज के अंदर शादियां करेंगे तो जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएगी, बच्चों में वही चीजें आएंगी जो आप में है ज्यादा। इन हेरिडिटरी डिजीज में अब डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन वन जी। 30% ऑफ दिस पॉपुलेशन, यानी हर 10 में से 3 लोगों को डायबिटीज है। अब आप अंदाजा मतलब ये लगा कि लें। इतनी, ये एपिडेमिक है, दिस इज एन एपिडेमिक अकॉर्डिंग टू मी। एंड अगर हम इस्लामिकली भी देखें तो क्या कोई कज़न मैरिज या इसकी कोई फजीलत आई है जो ये करने के ऊपर इतने बजिद होते हैं लोग? ये देखें कि एक चीज़ होती है अलाउबिलिटी,
कि अलाउ तो है, चलें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि जब आप देखते हैं इसका नुकसान हो रहा है तो उस बारे में गाइड किसने करना है? जैसे आप कर रही हैं गाइड, आपने ही करना है, आपने ही बताना है लोगों को कि आप कोई जीन पूल को थोड़ा सा वैरायटी देनी पड़ेगी, जीन्स की वैरायटी वैरायटी देनी तो पड़ेगी। देना, ताकि आप ग्रोथ का मौका मिले। लोग डॉक्टर साहब कंसर्न होते हैं। मैं आपको एक लेमैन, आपके ऑडियंस के लिए लेमैन लैंग्वेज में समझा दूं। जी। देखें, जब आप दूर शादियां करते हैं ना, तो फ़र्ज़ करें दोनों फैमिली इंटेलिजेंट है, तो आपका जो बच्चा पैदा होगा वो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट इंटेलिजेंट से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट एग्जैक्टली होगा। एग्जैक्टली खूबसूरती में भी इजाफा होगा, इंटेलिजेंट भी ज़्यादा होगा, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगा, बिल्कुल उसको डिजीज़ेस भी कम लगेंगे। एग्जैक्टली लेकिन हम इस साइड पे जा नहीं रहे, हम अपनी डिजीज़ेस का जो वॉल्यूम है और वैरायटी है, दोनों चीज़ें बढ़ा रहे हैं ड्यू टू इन ब्रीडिंग। इसको मैं इन ब्रीडिंग जी, कहता हूँ। अब inbreeding। विद इन फैमिलीज आप शादियां कर रहे हैं, राइट 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 तो एक तो आपने फ्यूचर के लिए ये चीज़ करनी है ताकि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिव है और Active आप रहे। यूजुअली इंटेलिजेंट हो। आप अपने इवन उन फैमिली मेंबर्स को भी देखेंगे जिनकी शादियां थोड़ी सी दूर हुई हैं ना, जी उनके बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। हल्का सा आप कंपैरिजन ज़रूर कीजिए। जी जी तो ये डॉक्टर साहब थी बायोलॉजिकल अप्रोच, हम्म कि आप बायोलॉजिकल तरीक़ों से अपने जो कॉग्निटिव ब्रेन है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगली अप्रोच है सोशल अप्रोच। सोशल अप्रोच का मतलब है कि आप आपस में इंटरलिंक्ड कितना होते हैं, आपस में डिस्कशन कितनी ठीक है, करते हैं। सही है। देखिए, जब आप एक दूसरे के साथ इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठेंगे, जी ठीक है, तो आपके ब्रेन के अंदर ख़ास किस्म के एक नए न्यूरॉन डिस्कवर्ड हुए जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके मिरर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जिस तरह के बंदे से बैठे हैं ना, जिसके पास, आप उसको कॉपी करना शुरू कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस जैसा बनने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको ना लेमैन लैंग्वेज में एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैंने जमाई ली है ना, तो आपको भी आ जाएगी। ये मिरर न्यूरॉन्स, यानी कि यू कॉपी द नेक्स्ट पर्सन। तो आप एक तो सोशलाइजेशन ऐसे लोगों के साथ बनाएं, जैसे फ़र्ज़ करें हम एक बड़ी लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें दोनों को फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा दिमाग एक्टिव नहीं हो रहा। वो ब्रेन एरिया, अगर आप उस ब्रेन एरिया को किसी तरह चैलेंज करेंगे ना, चैलेंज करने से वो बेहतर होता है। राइट जिससे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, कुरान पाक से लेके हदीस या जितनी भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें एक ख़ास बात ये है कि वो हमारे ब्रेन को चैलेंज करती हैं। ओके चैलेंज करती हैं ना, उसकी वजह से हमें हमारा फोकस बढ़ता है। फ़र्ज़ करें, मैं आपको कोई मिसाल, नमाज से मैं आपको मिसाल देता हूँ। ठीक है फ़र्ज़ करें, जब आप नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, वैसे तो हर स्टेप पे आपका दिमाग बेहतर होता है। अगर आप सोच के करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आप ऑटो पे नमाज पढ़ते हैं। जो लोग लगे होते हैं ना ऐसे ऑटो पे नमाज पढ़ते हैं, रोबोटिक है। हाँ, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कॉग्निशन से। वो तो मसल मेमोरी है ना, वो तो लगी हुई है हाँ। अपनी मसल मेमोरी। अब होता क्या है, आप फ़र्ज़ करें जब आप कहते हैं कि जी आपने 3 दफ़ा सुबहान रब्बी आला पढ़ना है, जी तो आप जब एक दफ़ा पढ़ेंगे ना, तो आप फोकस रखेंगे जी मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। जब आप 3 दफ़ा पढ़ेंगे ना, तो जब चौथी दफ़ा हो जाता है, फिर आप कहते हैं अब जब 5 दफ़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि 3, 5, 7 ये पढ़ना होता है ना। तो जब आप पिछले पे फोकस करेंगे ना, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि आपने ध्यान रखना है कि मैंने 2 दफ़ा पढ़ लिया। तो ये अल्लाह ताला ने ये जो एक्ट है ना, ये आपकी कॉग्निशन को बेहतर करने के लिए किया, ताकि आपका दिमाग चैलेंज हो। जब आप इस एरिया को चैलेंज करेंगे ना, ये इंक्रीज होता है। इसकी खूबी ये है कि जितना आपने दिमाग को चैलेंज करना है उतना, अगर आप इसको चैलेंज नहीं करेंगे, आप डफर बनते जाएंगे। फर्ज के जैसे एक हदीस है कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, जिस रास्ते से जा रहे हैं वापसी दूसरे से आए, जी ताकि आप एक नया रास्ता एक्सप्लोर करें, उससे दिमाग एक्टिव होगा। एक ही रास्ते पे जाते रहेंगे ना रोज, तो वो आप ऑटो पे चल पड़ेंगे, आपका दिमाग चैलेंज नहीं होगा। या आप देख लें, एक और मैं आपको मिसाल, जिस तरह कुरान पाक है, कुरान पाक को बड़ा ना थोड़ा सा इस अंदाज में लिखा गया है कि आप जरा सोच के फिक्र करके समझेंगे तो समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एग्जैक्टली तो अल्लाह ताला ने ये डेलिबरेटली ऐसे किया ताकि आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक ऐसे सादा पोइट्री की तरह भी तो लिख सकते थे, नहीं लिखा। और कहीं पे बीच में बता भी दिया, आप बेहतर उस पर साइट रेफरेंस दे सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि कुरान पाक में अकल वालों के लिए निशानी है, एग्जैक्टली कि वो जो कॉग्निशन रखता है वो समझ सकता है इसको।
वही उसको। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा इवन इस्लाम भी इसके ऊपर फोकस करता है कि अपने दिमाग को चैलेंज करो। एक तो इसकी हाँ, तरतीब बहुत अहम है, क्या जैसे बात कुरान है। पाक की जो तरतीब है हम्म, वो एरिस्टोटेलियन तरतीब नहीं है, यानी मतलब मजमून बदल जाता है कुछ अरसे के बाद, क्या बात। ताकि एक ही मजमून के अंदर आपको वो बोरियत भी ना हो, आपकी जो ब्रेन सेंसेस हैं वो एक्टिव की एक्टिव रहें, एक्टिव रहे, हाँ। एंड देन व्हेन अ न्यू टॉपिक कम्स, आपका मुसलसल जो एक हिस्सा ब्रेन का काम कर रहा है, अब वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और दूसरे हिस्से को एक्टिव कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपको जन्नत के बारे में कुरान ने बताया, अब आपको खुशी महसूस होती है कि हाँ मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद जहन्नुम का बता दिया, नहीं इससे बचना चाहिए। दीज आर टू डिफरेंट इमोशंस, आपको एक्टिव रखा गया। डिफरेंट इमोशंस भी हैं, ऐसे डिफरेंट इमोशंस को आपको ट्रिगर करवाया है, ताकि आपको पता चले कि व्हेन यू डू समथिंग गुड यू हैव टू एब्सटेन फॉर समथिंग बैड एज वेल। और इसमें मैं ऐड बैलेंस आ कर जाता दूं है। कि आप अपने इमोशन को रेगुलेट करने में आपको एक प्रैक्टिस करवाई गई। एग्जैक्टली। ऐसे नहीं है। जिस तरह मैं आपको आपके ऑडियंस के लिए एक लेमन लैंग्वेज में मिसाल दूं कि अगर आप एक ही तरतीब में जिसे मोनोटोनस स्टाइल में चलते हैं ना, जी, फर्ज करें आप मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं, मोटरवे पे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस क्यों होते हैं कि आप एक ही स्पीड में जा रहे हैं, आप सो भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर आप ऐसी सड़क पे चलाएंगे ना जहाँ पे टूटी हुई सड़क है, आपको नींद भी नहीं आएगी, एग्जैक्टली, आपको एटलीस्ट सो नहीं सकेंगे आप। ऐसे ही है। तो इसीलिए आपको वो किया गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब मैं आपको सोशल अप्रोच बता रहा था कि सोशल होने से आपका माइंड कितना ट्रिगर होता है, आप कितने इंटेलेक्चुअल बनते हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी शेयर करूंगा आपसे। अभी वो रीसेंट उनकी डेथ हुई है, उनका नाम है प्रोफेसर एल्बर्ट बेंडोरा। ठीक ये है। 2022 में शायद उनकी डेथ हुई। तो वो सोशल साइकोलॉजी के प्रोफेसर है, अमेरिकन। उनकी एक थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी। वो कहते हैं कि यू आर 70% ऑफ द लर्निंग इज थ्रू सोशलाइजेशन। यूनिवर्सिटीज में है ही नहीं लर्निंग, कॉलेजेस में है ही नहीं। यू आर 70% ऑफ द लर्निंग इज थ्रू सोशलाइजेशन। जब आप सोशलाइज करते हैं, फिर आप कैसे लोगों से सोशलाइज करें? एक तो वैरायटी ऑफ लोगों से सोशलाइज करें ताकि आपको डिफरेंट तरह का इनपुट मिले, आपका दिमाग चैलेंज हो। हाँ, ऐसे लोगों के साथ सोशलाइज चाहे ना करें कि जिनके पास कोई इंटेलेक्चुअल इनपुट है नहीं, जो पैसिव हैं, जो पेसिमिस्टिक हैं, जो बिल्कुल डीमोटिवेशन की बातें करते हैं, उसके आपका दिमाग चैलेंज नहीं होगा। ट्राई टू विद द लर्न पीपल, इंटेलेक्चुअल लोगों के पास बैठे, आप हो जाएंगे। तो ये दूसरी सोशलाइजेशन है। जिनकी सोशलाइजेशन अच्छी होती है वो यूजुअली ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, अच्छा डिसीजन कर लेते हैं, जी जी। अच्छी प्लानिंग करते हैं। हाँ, जो बंदा चाहे जितना मर्जी किताबों से पढ़ ले, अगर किसी टाइम उसने सोशलाइजेशन नहीं ना की, उससे गलतियां बहुत होंगी। राइट। आप एक स्टूडेंट को भी, मैं स्टूडेंट को भी, वो बच्चे जो घर में बैठ के एक ही टेबल पे रट्टे लगा के पढ़ रहे होते ना, वो एग्जाम में उतने शायद नंबर नहीं लेते जितना वो बच्चा जो कम पढ़ता है लेकिन डिस्कशन करके पढ़ता है। एग्जैक्टली। वो एक दूसरे से, उनका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है। और इसी तरह अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, दिमागी तौर पे सही इंटेलेक्चुअल माइंडसेट रखना चाहते हैं, तो आपकी ख़ास तरह की साइकोलॉजी होनी चाहिए। अच्छा। फ़र्ज़ करें आपकी हर वो साइकोलॉजी, आपका सोचने का पैटर्न हर वो होना चाहिए जिससे आपका क्रिटिकल माइंड एक्टिव हो। ठीक है। अब क्रिटिकल माइंड का एक दुश्मन है जो आपके ब्रेन में पड़ा हुआ है, उसको हम एमेग्डाला कहते हैं। ये उसका दुश्मन है। ठीक है। इसकी ना आपस में एक इक्वेशन है। ठीक है। कि अगर एमेग्डाला एक्टिव है ना, और एमेग्डाला का एक्टिव होना बुरा है आपके लिए, अगर एमेग्डाला एक्टिव है तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डाउन जाएगा। सही है। ये आपस में रिवर्स चलते हैं। अब जब एमेग्डाला एक्टिव है तो आपको स्ट्रेस होगी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फियर, डर, खौफ, ये चीजें आप में प्रोन हो जाएंगी। एमेग्डाला कैसे एक्टिव होता है? जेलसी से, नेगेटिव थिंकिंग से, ठीक है। सोशलाइज ना होने से। ठीक है। इसके अलावा आप ये कह लें कि कोई ऐसा कंजम्पशन ऑफ फूड, समथिंग लाइक दिस, वो भी होता है। अच्छा। आप ऐसी चीज़ नहीं खाते, आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट करते हैं, फास्ट फूड वगैरह, जिस तरह हाई फैट कंटेंट है, हाई शुगर कंटेंट है। फ़र्ज़ करें आपने हाई शुगरी चीज़ खा ली, जैसे वो एक दफ़ा शुगर स्पाइक आएगा, फौरी नीचे जाएगा, फौरी नीचे आएगा, आपको क्रेविंग होगी। जब भी क्रेविंग होती है मैगडाला एक्टिव है, उस टाइम आपको डिसीजन आप कर ही नहीं सकते उस टाइम। फिर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, इमोशन आप रेगुलेट नहीं कर सकते ना, तो आपका मैगडाला एक्टिव है। जब वो एक्टिव है ना तो आपका डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया वो काम ही नहीं करता। इसलिए तो कहा गया हदीस में, जब आप गुस्से में हो को फैसला ना करें,
बिकॉज उस टाइम आपका फैसला करने वाला ब्रेन काम ही नहीं करता, एग्जैक्टली तो आपको करना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, आप जब बात कर रहे थे ना रिलीजियसली, हम अगर इस एस्पेक्ट में भी बात करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्रिटिकल थिंकिंग और इसी तरह से हमारी कुछ रीजनिंग करने, हर एक मसले के ऊपर रैशनैलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे तो अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि ये रोका जाता है भी सवाल ना करना। भाई इफ़ यू हैव सम डाउट डू नॉट आस्क इट, कीप इट इनसाइड यू, एंड दैट कीप्स ऑन कंपाइलिंग। वो थोड़ा कंपाइल अंदर पाइल अप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ना माशरे के अंदर, दे आर पीपल हु लीव द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, हु डू नॉट इवन बिलीव नो लॉन्गर इन द रिलीजन। तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म वो लोग जो इससे सफ़र कर रहे हैं अभी, वो लोग जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि अपने अंदर उनको रिलीजन के लेकर प्रैक्टिसिंग, आपको पता है प्रैक्टिसिंग लोग भी बहुत कम होते हैं, तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ अ साइकोलॉजी वुड यू सजेस्ट देम कि इस चीज़ के ऊपर वो अमल करें तो उनके अंदर बेहतरी आ सके, दे विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड अ बेटर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एज वेल। देखिए, जो आपने पहले बात की ना कि जो लोग किसी में डर फैला रहे होते हैं, बेसिकली वो उनका अमेगडाला एक्टिव कर रहे होते हैं, उनमें फियर क्रिएट हो रहा होता है। अब अगर आप अमेगडाला को डाउन कर लें, हर वो साइकोलॉजिकल वे जिससे आप अमेगडाला को डाउन कर लेंगे ना, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा। अब आपने एक काम करना है, या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव कर लें, क्योंकि उसको आप एक्टिव करेंगे तो अमेगडाला एक्टिव ही नहीं होगा। ठीक है, एक काम कर लें, या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव कर लें या अमेगडाला को डाउन कर लें, ठीक है। एक ही बात है, क्योंकि अमेगडाला डाउन होगा तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऊपर चला जाएगा। अच्छा, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस प्लस, बिकॉज दे माइट अराइज अ क्वेश्चन, दे आर सम इंटेलिजेंट पीपल अराउंड, दे आर इवल एज वेल, मतलब दे हैव, वो कहते हैं ना इवल जीनियस, इवल जीनियस भी तो होते हैं, उनका प्रीफ्रंटल तो होगा एक्टिव, तभी तो वो इंटेलिजेंट है, लेकिन दे आर इवल जीनियसेस। तो दे आर, मतलब देयर इज अ चांस, देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट दिस इंटेलिजेंस माइट लीड यू टू समथिंग बैड एज वेल। तो वो किस सूरत में होता है? देखिए, उनका 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 जो अमेगडाला है वो डाउन होता है। ठीक है। देखिए, जब आप कोई बुरा काम भी करना चाह रहे हैं तो अगर आप इस ब्रेन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव से करेंगे तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है। देखें, दिमाग इस चीज़ को नहीं समझता कि ये काम बुरा है या अच्छा है, दिमाग इस चीज़ को समझता है कि आपके फ़ायदे के लिए क्या काम है। ओके। फ़र्ज़ करो मैं अगर चोरी करने जा रहा हूँ, हालांकि बुरा काम है, लेकिन मैं चोरी करते हुए इस ब्रेन एरिया को एक्टिव करूंगा ना, तो मैं चोरी अच्छी कर पाऊंगा। सही है। अगर मैं इस ब्रेन से चोरी नहीं ना करूंगा हाँ। तो मैं फ़र्ज़ करें ऐसे ही जाके एटीएम मशीन तोड़ लूंगा तो 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी, ऊपर कैमरा लगा हुआ है। जी जी। यानी कि मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि ये कैमरा लगा हुआ है, यार मैं इस टाइम ना ही जाऊं। तो ये आपका ये एक्टिव नहीं था, इसलिए आपको समझ ही नहीं आई। पिछले दिनों आपने एक शायद किसी वो टीवी शो में, मैं बल्कि न्यूज़ में देख रहा था कि एक जो है ना वो लड़का अपने मामू के साथ ना, वो कराची में था, तो वो बैंक लूटने चले गए। अच्छा। तो जब वो सॉरी एटीएम मशीन वो खोल रहे थे ना, जी जी। तो ऊपर से पुलिस आ गई, क्योंकि पता चल गया बैंक वालों के ये काम हो रहा है, सही। तो उनको पकड़ लेके ले गई। उन्होंने कहा भैया आपने ये, आपको थोड़ा सा एहसास नहीं होगा ये कैमराज लगे? कहता हमने एक ना इंडियन मूवी में ये सीन देखा था, तो हमने कहा हम भी ट्राई करते हम हैं। रेप्लिकेट कर इसका क्या मतलब है? जी हाँ। कि उनका कॉग्निटिव ब्रेन एरिया काम ही नहीं करता। इसके ऊपर मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने लोग लुट चुके हैं जिनको ये मैसेज आता है कि आपको 50,000 रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मिल रहा है, आप हमें 5,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दें, फिर हम आपको, और कितने लोग दे बैठते हैं। ऐसे ही। उन्होंने मुझे बताएं, कभी ये सोचा होता है कि हमने तो अप्लाई नहीं किया? बिल्कुल। इसका मतलब है दे डोंट हैव दिस ब्रेन एरिया एक्टिव। उनका ये एक्टिव ही नहीं, वो डिसाइड ही नहीं सही कर पाते, प्लान ही नहीं कर पाते, असेस ही नहीं कर पाते। तो इशू ये है। अच्छा, जो अच्छाई और बुराई का, अब ये भी एक फैक्टर है ना कि आपने कहा कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको तो सिर्फ एक्टिवेट कर देगा आपकी इंटेलिजेंस को। जी, नाउ देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एज वेल। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, क्या ये इमोशन से कनेक्टेड है, आपकी इमोशंस के करेक्ट रेगुलेशन से कनेक्टेड है, या फिर ब्रेन के किसी और पार्ट्स की तरफ से आपको कॉन्शियस गाइडेंस मिलेगी जो आपके कॉन्शियस को इस हद तक कर दे कि भाई ये गलत काम है, ये मैंने नहीं करना, और ये जो अच्छा है इसको मैं करूँगा, आई विल बी अ बेटर पर्सन। देखें, हाँ ये जी। आपको कल्चर सिखाता है, ये ओके। आपको सोसाइटी बताती है कि ये अच्छा काम है, ये बुरा आपका रिलीजन है, आपके कल्चर है, ये एथिक्स काम है।
क्योंकि बहुत सी कम्युनिटीज़ में आप देखेंगे कुछ काम बहुत बुरा काउंट होता है, जी वही काम दूसरे एरिया में काम बुरा काउंट होता है। इसका मतलब ये आपका कल्चर, आपकी कम्युनिटी डिसाइड करती है कितना बुरा काम है। ऑब्वियसली कुछ काम ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली बुरे हैं या अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये कि ब्रेन इस चीज़ को ये नहीं कहता। हाँ, ब्रेन को आप एथिक्स सिखाएंगे कि ये एथिक्स हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो आपका अच्छा, ईमान मेरे मजबूत जहन में होगा। एक एक्सपेरिमेंट आ रहा था। एक तो आप एक होता है ना, एक गॉड जीन भी एक होता है, मैं आपको उस तरफ थोड़ा सा लेकर चलता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो इस तरह से था कि आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स को विद सम इलेक्ट्रोक्यूटिंग उसको थोड़ा सा इनएक्टिव कर दिया गया, कुछ पार्ट्स को। जब वो इनएक्टिव हुए, द पर्सन बिकेम लेस रिलीजियस एंड दे टेंड टू बिलीव लेस इन गॉड। मतलब उन ब्रेन्स के पार्ट के इनएक्टिव होने से यू कैन गाइड इट बेटर अबाउट इट। तो ये कुछ पार्ट्स आपके यकीनन हैं, आपको इनहेरेंटली मिल रहे हैं आपकी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस के नतीजे में, जो जीन्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम नस्ल टू नस्ल, ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये आप इसको किस तरह से मतलब रेगुलेट बेहतर कर सकते हैं, दैट ए पर्सन विल बिकम मोर righteous, more God fearing, and they will have a better consciousness, God consciousness basically. वेरी गुड। अब अच्छा ये देखिए कि जब हम गॉड पे बिलीव की बात करते हैं, जी तो बेसिकली ये आपका रैशनल माइंड ही आपको बताता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और आप उस पे बिलीव करेंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। सही है। तो ये वही वाला ब्रेन एरिया है, अगर आप इसको इनएक्टिव कर देंगे ना, तो आप वाकई आपसे डिसाइड नहीं हो पाएगा, आप रैशनलाइज नहीं कर पाएंगे। अब जब आप रैशनलाइज नहीं करते, आप गॉड को ही नहीं मानते, ठीक है ना। कुछ लोग ठीक है। आपको कहेंगे कि यार गॉड का होना ना होना इसको आप रैशनलाइज तो नहीं कर सकते, हाँ जी, आप लॉजिकली बता सकते हैं गॉड है। सही है, देखें, लॉजिक कई तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट लॉजिक होता है जो साइंस मानती है ठीक है, कि चीज नजर आ रही है तो साइंस कहती है। जिस तरह साइंस जो है वो जिन्नात को नहीं मानते, कहते हैं क्योंकि साइंस कहती है हमारा ये स्कोप ही नहीं है कि हम तो उस चीज को देखेंगे जो एग्जिस्ट करती है। अब लेकिन ये है कि हम ऐसे मुसलमान, हम तो मानते हैं कि जिन्नात हैं, कि कुरान पाक में उनका जिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारी जहन में शायद अभी कोई कमी है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। तो इसका मतलब है कि आपको वही ब्रेन एरिया बताएगा कि सही क्या है, लॉजिकल क्या चीज़ है, आप फिर किसी को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अदरवाइज अगर आपका वो ब्रेन एरिया एक्टिव नहीं है तो आप बिल्कुल। कुछ लोग जो कि दुनिया के एतबार से देखें तो उनको इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ साइंटिस्ट होते हैं, जी, फिजिसिस्ट होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी बहुत ऊपर होता है। लेकिन देखने में ये आया कि मे बी बिकॉज ऑफ एम्पीरिसिज्म के 5 सेंसेस में एक चीज़ नहीं आ रही तो नहीं आ रही भाई, मैंने नहीं माननी। तो उसके नतीजे में वो दे स्टार्ट डिसबिलीविंग इन गॉड ऑल्दो दे आर इंटेलिजेंट। तो ये उनका प्री फ्रंटल तो बहुत एक्टिव होता है। लेकिन ये डिफ्रेंसिएशन मैं जानना चाहता हूँ, ये कैसे होती है मानने में? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें डॉक्टर साहब, एक इंटेलिजेंट का होना जिसे हम IQ कहते हैं, जी IQ का बहुत ज़्यादा होना का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, वो इंटेलिजेंट एक कैलकुलेटेड आप में इंटेलिजेंस हो सकती है, वो किसी एक एरिया में हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो इससे एक नई चीज़ जो हासिल हुई है ना, वो है EQ, ठीक है, इमोशनल जिसे क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जिस बंदे में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है ना, वो इन चीज़ों को सही रैशनलाइज कर सकता है ठीक 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 ठीक। कि कौन सी बात कहाँ पे कैसे करनी है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से साइंटिस्ट हैं जो अपनी रिलेशनशिप, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके नहीं चल पाते। नहीं करी बर पाते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है उनका वो सही डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया काम ही नहीं बिल्कुल कर। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो साइंटिस्ट एक एरिया में माइक्रोस्कोप लेके बैठा हुआ है, वो उसमें बहुत एक्सपर्ट है, उसमें बहुत इंटेलिजेंट है, एग्जैक्टली, लेकिन वो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। सही है। देखें, जो इस्लाम है वो फोकस करता है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। इस्लाम ये कहता है कि आपको कौन सी बात किस बंदे के सामने कैसे और किस अंदाज में करनी चाहिए, ये इस चीज़ पे बिलीव करता है। और आप इंटेलिजेंट बंदा हो सकता है फेल हो जाए ये बात करने में। इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा, उसको पता है कि कितना पढ़ा लिखा बंदा है, मैंने किस बंदे को किस अंदाज से समझाना है, ये EQ है, राइट, जिसकी वजह से आप एक्सेल करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। फिर
अच्छा, आप ये जैसे इंटेलिजेंट क्वोशंट में कुछ वर्कशीट्स होती हैं, वो आपके एक एबिलिटी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको इन्हांस करने के लिए, क्या इमोशनल क्वोशंट की भी इन्हांसिंग कोई वर्कशीट ऐसी होती हैं कि जिससे ये बेहतर हो सके? जी बिल्कुल। अच्छा। आप इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बेहतर कर सकते हैं। ये हर ह्यूमन की एक कैपेसिटी है, लेकिन किस ह्यूमन में इतना ईक्यू होता है, किस में इतना होता है, जी, किस में इतना होता है, किस में ज़्यादा होता है। जी, और ये कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है यूजुअली, और ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। ठीक है। यूजुअली अगर मैं देखूं तो पाकिस्तानियों में ईक्यू बहुत कम है। हुँ, ईक्यू कम है। क्योंकि ये अपने इमोशंस को सिचुएशन के मुताबिक बहुत बहुत बड़ी मुश्किल से मैनेज कर सकते हैं। हुँ, तो ईक्यू जो होना है ना, ये इंतहाई ज़रूरी है, आईक्यू से ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ हुँ, कि आईक्यू आईक्यू और ईक्यू में ये फ़र्क है कि ईक्यू अगर आप में होगा ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने अपना आईक्यू कहाँ इस्तेमाल करना है। सही। अगर आप में आईक्यू है लेकिन आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, तो उसका क्या कोई फ़ायदा? फ़ायदा नहीं। तो इसका मतलब है ईक्यू शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। हुँ। तो ईक्यू को आपने बेहतर करना अच्छा, है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से मुझे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया। अच्छा, रिसेंटली एक इशू हुआ, बहुत फेमस है आजकल भी। एक मैं वो वर्ड थोड़ा सा सेंसर कर देता हूँ। जंकीज़ होते हैं कुछ, आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ दे टेंड टू कंज्यूम सम स्टफ, सम बैंड स्टफ। उसके नतीजे में वही चीज़ इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, एंड टू जस्ट टू यू नो एज अ फैशन समटाइम्स, एज समटाइम टू जेल इन विद द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, जैसे आपने कहा ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो उस सूरत में वो ऐसा स्टफ़ कंज्यूम करते हैं जो जो इस किस्म का होता है, जो कि आपको ईज़ी हैप्पीनेस दे देता है, आपको मतलब किसी और आपके गम, आपकी डिप्रेशन और इन चीज़ों से भुला देता है। ये रिसेंटली एक इशू हुआ, अरमगान एक लड़का था, उसी तरह से उसने मुस्तफ़ा आमिर नाम के एक लड़के को, इसी वो चूँकि एक कार्टेल के पार्ट थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ ये इशू किया और उसके अंदर से बहुत सी रेवोल्यूशंस आई। मे बी आपकी नज़र से गुजरा हुआ ये केस। इस केस के अंदर ये था कि देयर आर सो मेनी पीपल एंड द डेटा वाज शॉकिंग। 40 टू 60% अकॉर्डिंग टू जो सप्लायर है इन ड्रग्स का, वो कहते हैं कि 40 टू 60% ऑफ द यूथ इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, दे आर कंज्यूमिंग दीज ड्रग्स। तो ये जो ये एक एपिडेमिक टाइप ऑफ सिचुएशन बन चुकी है। भाई, इससे कैसे निकले? इनके ये तो दिमाग का छोड़ता कुछ नहीं, ये जो स्टफ़ है। जी तो बिल्कुल। आपको ये पहले के ये नौजवान ये जाते क्यों हैं इस तरफ? एंड सेकेंडली, ये इसको रोकने के लिए कौन-कौन से हमें स्टेप्स बताने चाहिए इन बच्चों को, ताकि इनकी ज़िंदगी बचे, ऐसे बर्बाद ना हो ये? देखें डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये जो एडिक्शन का कॉन्सेप्ट बताया है कि आपका क्वेश्चन ये है कि इस तरह के नौजवान जाते क्यों हैं? जाते क्यों हैं? देखें, इसके पीछे ना बड़ी साइंटिफिक रीज़न है अच्छा। कि मैंने थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र किया था कि ये जो एज स्लॉट होता है ना, ये टीन एज वाला, इसमें क्रिटिकल माइंड डिसेबल होता है। अच्छा। उसकी कई रीज़न है। एक रीज़न, सबसे जो बड़ी रीज़न है ना, वो है हार्मोनल चेंजेस। ठीक है। यानी कि आप में जब पबर्टी आ रही होती तो आपके हार्मोनल, अचानक हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो क्रिटिकल माइंड है ना, वो शेक हो जाता है, ठीक है। आपको समझ नहीं आती। और मैंने आपसे ये भी कहा है कि जब आपका क्रिटिकल माइंड शेक होता है ना, हुँ, इसका मतलब आपका जो आईक्यू या ईक्यू वाला ब्रेन है ना, वो हिल जाता है, ठीक है। वो काम ही नहीं करता। अब क्रिटिकल माइंड क्या कहता है? क्रिटिकल माइंड का काम होता है, अगर मैं आपको कोई चीज़ कहता हूँ जो अच्छी नहीं है ना, जी, तो आप ये कहेंगे क्यों? ये क्रिटिकल माइंड कहता है। बिल्कुल। अब जब आपके पास क्यों कहने वाला माइंड ही नहीं है, तो उस टाइम आप बच्चे को जो अप्रोच पे लेके चलेंगे उसी पे चल जाएगा, क्योंकि ठीक है। उस टाइम बच्चा हाईली सजेस्टेड होता है। हाइली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर हार्मोन्स। हाँ, वो एक हार्मोन फैक्टर है। ठीक है। हार्मोन वन ऑफ द फैक्टर है, फिर पीयर प्रेशर है। क्योंकि जब बड़ा फैक्टर हार्मोन का है, जब हार्मोन का फैक्टर होता है, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जिंदगी में एक लाइन में दे के जा रहा हूँ, जिंदगी में याद रखे, जब आप खुद डिसाइड नहीं ना कर सकते, तो आपको कोई और डिसाइड करवाता है। करेक्ट। वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो फिर ये ड्रग डीलर्स हैं। हुँ, ठीक है, जाहिर है ड्रग डीलर का तो काम ड्रग्स बेचना है, ऐसे ही है। उसका तो पैसे से तल्लक है, उसका तो इंसानियत से तल्लक ही नहीं, उसने वो काम करना है। हुँ, तो वो सबसे जो सॉफ्ट टारगेट होता है ना, वो ये उम्र होती है। एग्ज़ैक्टली। और इसकी मैं लॉजिकल रीज़न मैंने आपको बता दी कि इस टाइम बच्चों का क्रिटिकल माइंड काम नहीं करता। हुँ, इस टाइम बच्चे आपके हीरो भी बन सकते हैं और ज़ीरो भी बन सकते हैं,
क्योंकि अगर आपकी कंपनी बच्चों की अच्छी होगी तो ये ऊपर गए, अगर ये इनके हथे चढ़ गए तो ये नीचे आए। हाउ टू मेक दम आस्क वाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बच्चा, हाउ टू मेक दम आस्क वाई, हाउ टू वायर देम इन अ वे कि वो हर एक चीज़ पे सवाल करें कि ये क्यों करना है, वाई शुड आई डू दिस। इस चीज़ के बारे में उनको किस तरह से ये हमें गाइड करना वेरी चाहिए। गुड, वेरी गुड। जैसे देखा ना कि मैंने कहा कि इस उम्र ये बड़ी सॉफ्ट सी एज होती है क्योंकि उनका क्रिटिकल माइंड डिसेबल होता है। जी आपको इस उम्र में भी बच्चों का क्रिटिकल माइंड स्टेबल कर सकते हैं बाय लॉजिकली गाइडिंग। ओके। आपकी स्कूलों में एजुकेशन लॉजिकली हो। आपके स्कूल में हॉ के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, बताएं ना। एजुकेशन की वो जब तो आपका आपका माइंड ही वायर पैसिव हो रहा है ना, वो तो आपको मजीद डम बना रहे हैं। मजीद They make you आपकी dumber. देखें डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं मैं किस किस टॉपिक पे बात करूं। आपकी जो पोइट्री है इतनी आसान है, जी इतनी सादा, और जो हमारे उर्दू के टीचर हैं तशरीह इतनी रोमांटिक करते हैं कि आपका क्रिटिकल माइंड एक्टिव ही नहीं होता। ऐसे ही। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान स्टडीज में क्वेश्चन किस तरह आते हैं, पाकिस्तान के सूबे कितने, हाँ जी, मुझे ये पता, इसके ऊपर क्रिटिकल माइंड एक्टिव कैसे होगा मुझे बता। एग्जैक्टली। आपको शुरू से टीचर ऐसे पैदा करने पड़ेंगे जो नो को ऑब्जॉर्व करें। स्टूडेंट नो भी कह दे तो आप वो आगे से फिर फील करें कि क्यों। एग्जैक्टली। तो आपने इन्वायरमेंट देखें, अगेन आपको एजुकेशन पे डॉक्टर साहब आना पड़ेगा। उन्हीं कौमों ने तरक्की की है जिनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, वो लॉजिक्स पे बिलीव करते हैं, वो सारा उनका निज़ाम ही क्यों के ऊपर है, वाई। आप जाए ना किसी गोरे के स्कूल में, वो पढ़ाई कैसे करवाते हैं, ये कैसे हुआ, आप खुद सोचें। बिल्कुल। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, मैं जब फ्रांस में डॉक्टरेट कर रहा था ना, तो मुझे याद है कि डॉक्टरल लैब्स के अंदर साइंटिस्ट के पास जो समर वेकेशंस होती थी ना, जी जी। 5वीं क्लास का बच्चा इंटर्नशिप करने आ रहा है, 6ठी ओह, क्लास, उनके साथ साइंटिस्ट के साथ इंटर्नशिप होती थी। वाह। और साइंटिस्ट उनको असाइनमेंट देते थे, आप भाई फर्ज करें, मैं एक असाइनमेंट मुझे याद है, वो कहते थे कि आप जाएं, वो फलां रोड पे ऊपर जाके बैठे, तो आपने देखना है कि गाड़ियां जो गुजरती हैं, आपने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देखना है कितनी गाड़ियां गुजरी हैं, ठीक है। उसमें वाइट कलर की कितनी गुजरी हैं, रेड की कितनी गुजरी हैं। है। फिर जब वो डाटा लेके आता था ना, तो उसमें फ़र्ज़ करें वो कहता जी रेड बहुत ज़्यादा है, तो वो साइंटिस्ट से पूछता था आप लॉजिकली खुद बताएं कि रेड क्यों लोग लेते होंगे, ठीक है। ज़रा ट्राई करें क्यों लेते होंगे। सही है। वाइट अगर कम है तो वाइट कम क्यों लेते होंगे, ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, कोई लॉजिकल बताएं कि ये क्यों होता होगा। यानी कि वो ट्रिगर कर रहे हैं थिंकिंग को। तो हमने तो ऐसा नहीं किया। बिल्कुल। दिस इज द रीज़न कि देयर इज़ नो इनोवेशन। और ज़िंदगी में डॉक्टर साहब याद रखिएगा, जिस कौम के अंदर इनोवेशन नहीं है ना, वो कभी अमीर कौम नहीं हो सकती। सही बात है। क्योंकि ये देखें ना, ये पॉडकास्ट है ना, ये कहाँ से आया, बिल्कुल। कहीं बाहर से आया ना, एग्जैक्टली। इधर के पैसे बाहर गए हैं। बिल्कुल। देखिए, जब तक ये पैसे इधर के बाहर जाते रहेंगे आप अमीर नहीं हो सकते, वो अमीर हो रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि ये इन्होंने इनोवेशन दी। आप देख लें इस रूम में जितनी भी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, क्या को पाकिस्तानी मेड है। आप आईटी की चीज़ों से लेके आप मेडिसिन की सिरेंज सुई तक आप सारी बाहर से इंपोर्ट नहीं, करते हम हैं। बना रहे हैं ना कुछ, टिकटॉक्स नहीं बना रहे, हम टिकटॉक्स भी तो बना रहे हैं ना, स्लो मोज बनती हैं। आपका टिकटॉक बिक ही नहीं रहा। हाँ, नहीं चले मान लिया आपका टिकटॉक तो मोनेटाइज ही नहीं पाकिस्तान में। देखिए, आपका कंटेंट इतना पैथेटिक है कि लोग आपको देखना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली। इसके ऊपर वो कोई जो है वो कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं लगाता। बिल्कुल। तो कैसे आप पैसा कैसे कमाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये वजह है। तो आपने अगर बच्चे के अंदर क्यों प्रोड्यूस करना है ना, तो आपने अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना। अदरवाइज जितना आपकी तबाही पहले हो चुकी है, बिल्कुल, आगे तो फिर खामोशी है, मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, कुल मिला के अगर हम इसको सम अप करें डिस्कशन को, फ़िलहाल जो चीज़ें मैंने मेन पॉइंट्स आपकी गुफ्तगू से समझे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें चांस देना चाहिए। अगर हमें तो नहीं मिल पाया, अगर जो हो गया सो हो गया, अगली जनरेशन्स को चांस देना चाहिए। वी शुड एक्सपैंड आवर जीन पूल फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, टू सम इट अप, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं आपके नज़दीक, सबसे बड़ी वजह एजुकेशन है। क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्रिटिकल थिंकिंग के। तो यहाँ पे मैं तो समझता हूँ एजुकेशन के अंदर हम अब चूँकि आप भी बाहर से पढ़े हैं, आई हैव ऑल्सो हैड दिस एक्सपोजर कि क्रिटिकल थिंकिंग को कितना हाईली रेट किया जाता है
मतलब इसके ही मार्क्स ज़्यादातर तो होते क्रिटिकल थिंकिंग के हैं, बाकी तो कहते हैं भाई जो किताब क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आओ, उसके मार्क्स होंगे आपके लिए। यहाँ पर मेरे ख्याल में एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग को हाईली रेट करना चाहिए, बजाय कि एजुकेशन के अंदर बुक्स के अंदर ये है भाई रट के आ जाओ तो रटा, तुम्हें रटे के मार्क्स मिलेंगे। एंड थर्डली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड, ये जो लोग गलत राह पे निकलते हैं, आपके नज़दीक मैं आपसे सजेशन भी लूँगा लास्ट पे कि इन लोगों को रीट्रैक करने के लिए क्या हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं, या साइकोलॉजी में ऐसा कोई न्यूरोसाइंस में मैकेनिज्म है कि इनको रीट्रैक हम इजीली किसी तरह किया जा सकते, जो ये गलत सोबत में चले जाते हैं, इनको किस तरह से कन्विंस करें कि दे शुड रीट्रैक, कि आप भाई ये है, दिस इज़ द राइट पाथ, दिस इज़ द राइट वे, ये शुड। आपको देखें, अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, आपको उसका सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है। अगर हम कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं देंगे तो फिर किस तरह से वो कन्विंस होगा बच्चा। अगर हम उससे कोई उसकी कंपनी छीन रहे हैं तो उसके बदले में क्या दे रहे हैं, अगर उससे मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं तो उसके बदले में उसको कौन सी एक्टिविटी हम दे रहे हैं, कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हम दे रहे हैं। इसी तरह से अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई सिगरेट पीना या ड्रग्स इज़ समथिंग बैड, तो उसके बदले में हम उसको क्या देंगे कि जिससे वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये ज़रूर आप लास्ट में बताएं हमें। जी डॉक्टर साहब, पहले पहले तो ये कि आपने कुछ खुद चीज़ें ऐड की कि हमेशा देखिए, ये अगर कमरा है ना, जी तो इसमें अगर एक ही विंडो है, जी एक ही दरवाज़ा है, तो अगर हमें इससे निकलना है तो हम कहाँ से निकलें? उसी से उसी से निकलें, निकलेंगे, कोई और रास्ता है ही नहीं। जाहिर जब आपके पास कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं आपके बच्चे के है। जी पास, तो जो मिल रही है वो ही लेगा। सही है। फर्ज करें, मैं जो बच्चे पेरेंट्स आते हैं ना बच्चों को लेके, जी हमारे बच्चे की मोबाइल एडिक्शन है, जी इससे कैसे हम जान छुड़ाएं। जी मैं कहता हूँ कि इनको ना 10-15 डिफरेंट तरह के खिलौने ले दें, अच्छा। जो फिजिकल एक्टिविटी वाले, फुटबॉल ले दें, ठीक है। बैट ले दें, 15-15 एटलीस्ट ले दें। ठीक है। वो डेली में कोई आधा घंटा एक के साथ भी गुजारेगा, जी तो 5-7 घंटे तो मोबाइल से गए, गए, ऑटोमेटिकली गए। और फिर ये कि उसकी वायरिंग उनके साथ ज्यादा होने लग अटैचमेंट हो जाएगी। जाएगी इनसे। आप हाँ एक जी, दिन उस मोबाइल वैसे ही साइड पे कर देंगे तो उसको परवाह नहीं होगी, ऐसे ही। वो सरवाइव कर जाएगा उस जी दिन। जी 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 3-4 दिन सरवाइव कर गया तो वो गया। ठीक है। क्योंकि एक हैबिट चेंज करने के लिए ना, माइंड जो है हम्म वो तकरीबन 21 से 30 दिन लेता है। ठीक है। दिस इज़ द रीज़न कि अल्लाह ताला ने आपको रमज़ान के महीने में 30 रोज़े दिए, 30 रोज़ थी। ताकि आपका सारे जो साल की जो डिसरेगुलेशंस हैं, आप दोबारा से सेट होके दोबारा उसी ट्रैक पे आ जाए। डिटॉक्सिफिकेशन आपकी सारी। डिटॉक्सिफिकेशन 30 दिन सही है। इसलिए, जी हाँ। 21 से 30 दिन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो एक तो है कि बच्चों को ऑप्शंस दें, ठीक है। पॉजिटिव ऑप्शन जो है। टीन एजर्स को क्या ऑप्शंस थे सब्स्टिट्यूट के तौर पे? देखें, टीन एजेस के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हाँ, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी इंतहाई ज़रूरी है। यानी सम स्पोर्ट्स और स्टफ। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी ठीक है, है। फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हार्मोन्स को बैलेंस करती ठीक है। है। फिर जो है वो सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट उनकी। सही है। अब सोशलाइजेशन ज़ाहिर है ऐसे लोगों के साथ जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन उनकी बुरे लोगों से करवाएंगे तो वो ऑलरेडी हाइपर सजेस्ट हैं, तो वो जी उसी ट्रैक में उनका जाना ज़्यादा। देखिए, आपकी एज में, मेरी एज में, मेरा कोई दोस्त ड्रग डीलर भी होगा ना, तो मैं उससे ड्रग लेकर नशा नहीं सही करूँगा, बात है। क्योंकि अभी मेरा क्रिटिकल माइंड बड़ा स्टेबल है, एग्जैक्टली। हार्मोनल बैलेंस्ड है, मेरी इमोशंस कंट्रोल में, जी आई विल नॉट डू दैट। लेकिन बच्चे में ये चीज़ नहीं। नहीं होती। दिस इज़ द रीज़न डॉक्टर साहब, हम्म आप वन व्हीलिंग इसी एज में बच्चे को देखें। 40 साल का बाबा वन व्हीलिंग नहीं करेगा, उसे पता है कि मेरे बच्चे भी हैं, सारा वो सारी बिल्कुल। चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। बिल्कुल। छोटा बच्चा नहीं, छोटा बच्चा भी तो समझ सकता है कि यार मेरी एक लाइफ है, मेरा करियर होना है, मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है, मेरी अम्मी अब्बू भी हैं जो मेरा ख्याल करते हैं। वो उसका क्यों नहीं आता ख्याल? क्योंकि क्रिटिकल माइंड डिस्टर्ब होता है। अटेंशन सीकिंग भी तो कुछ हद तक होती है ना, कैचिंग द आइज, कि ऐसा कुछ करें कि जिससे पीपल विल गिव यू अटेंशन। वही बात है ना जी। कि अटेंशन, आप एक अच्छा काम करके भी तो अटेंशन सीकिंग ले सकते हैं। लेकिन वो मुश्किल है। वो मुश्किल है, लेकिन आप एनालाइज नहीं कर पा जी रहे, हाँ, आप में उसकी कमी है, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे बिल्कुल। कि मैं कोई और पॉजिटिव अटेंशन सीकिंग भी ले और फिर सकता हूं। ऐसी अटेंशन मिल भी जाए तो उसके बाद फौरन आपको डिप्रेशन मिलेगा। हाँ जी, यू विल गेट डिप्रेस्ड बिकॉज दैट इज अ वेरी शॉर्ट स्पैन। ऐसे ही। शॉर्ट स्पैन अटेंशन का ये नुकसान होता आपका लॉस भी बहुत हो सकता जी, है, loss भी हो लॉस होता है। है। दैट्स करेक्ट। तो एक तो ये है कि एक सिंपल फार्मूला मैं दे के जा रहा हूँ कि बच्चों को ऑप्शंस दें। ठीक है। ऑप्शंस आप ऐसे दें कि 4-5 चीजें एक चीज के बदले में एक चीज ना दें, ज्यादा दें। ज्यादा दें। एक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। ये बड़ा मैं सिंपल, क्योंकि उस टाइम बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और ज़िंदगी में याद रखिएगा सबकॉन्शियस माइंड ऑप्शंस को पसंद करता है। सही। एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ देंगे वो रिजेक्ट कर देगा।
उसे कहें या ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आराम से एक उठा लेगा। Exactly. ये आप बात जरा ध्यान में रखिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑलवेज गिव ऑप्शन अगर आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब। So that takes us to the end of the discussion. Alhamdulillah, that has been a very, very productive discussion. थैंक यू डॉक्टर आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में जो हमें गाइड किया और उन सॉल्यूशंस के बारे में, मेरा तो मकसद था हमें कोई सॉल्यूशंस मिले और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन कि बहुत से सॉल्यूशन मिले हैं। अप्लाई करना लोगों का काम है, हमारा काम है गाइड करना। कोई मज़ीद गाइडेंस चाहिए हो, मैं तमाम नाज़रीन से ये भी कहता हूँ, उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। आप कमेंट्स में बताएं, कोई क्वेश्चन हो हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब तक पहुँचाए भी और उसका आंसर भी लेने की कोशिश करेंगे। और इस चीज़ों को मैं तो रिकमेंड करूँगा इसको 2 बार देखें। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो उसको दोबारा रिपीट करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज़ फॉर योर ओन गुड। हमारा इसमें फ़ायदा नहीं है, दिस इज़ फॉर योर गुड, फॉर योर फ्यूचर, जो कि आपके अपने हाथ में है। इसी के साथ इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।